नमस्कार मित्रों, वापस से एक बार आ चुके हैं हम नया चैप्टर लेके, जो कि है साइंस का पहला चैप्टर, हमारी 10th क्लास का केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर बोल सकते हो आप, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ये दोनों चीजें तो हम पता करेंगे ही करेंगे। हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और हम सारी जितनी भी केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग वगैरह सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। बहुत तगड़ा चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि भाई हम केमिकल रिएक्शन की तो बात कर रहे हैं, पर केमिकल रिएक्शन होती क्या है ये तो बताओ मुझे। ये हमें नहीं पता, तो हम अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ही केमिकल रिएक्शन होती क्या है। देखो, केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस, एक या फिर मोर देन एक सब्सटेंस क्या करें, रिएक्ट करें टू फॉर्म एक नया सब्सटेंस, टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जब वन और मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट करें टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, जिसकी जो नया सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन का। देखो, पहले हम इसे छोड़ के एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो पानी है वो कैसे बनता है। पानी देखो बेसिकली क्या होता है, H2 गैस होती है और O2 गैस होती है, यानी कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जब ये दोनों एक साथ रिएक्ट करती है ना, तो क्या बनता है, पानी बनता है। ठीक है, और जब पानी बनता है ना तो क्या है, जैसे देखो हमारी जो H2 है वो गैस है, O2 है वो भी गैस है, पर जो पानी है वो क्या बनता है, लिक्विड बनता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो अलग होगी। यानी कि हाइड्रोजन भी आग लगाने का काम करती है, ठीक है, घर की आंटियों की तरह, और जो ऑक्सीजन है वो भी आग लगाने का काम करती है। बट जो पानी है वो आग बुझाने का काम करता है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। ठीक है, बट ये दोनों क्या है, आग लगाती है। तो यानी कि ये क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ हमारा प्रोडक्ट हमें मिला, बट रिएक्टेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो अलग थी। अब एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन का। जब मैग्नीशियम यानी कि जो मेटल है हमारा मैग्नीशियम, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये बेसिकली कब बनता है, जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम को बर्न करें। और ये क्या होता है, ये होता है एक वाइट कलर का पाउडर। ठीक है, वाइट पाउडर होता है, तब बनता है। ये इसका फॉर्मूला होता है Mg+O2, तो क्या बनेगा, MgO। अब देखो, एक केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट रिएक्टेंट, दूसरा पार्ट प्रोडक्ट। अब देखो, जहां जैसे यहां पे जो H2 और O2 है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और H2O जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखो, हम दो रिएक्टेंट्स के बीच में अगर हमें दिखाना हो कि दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम किसका साइन लगाते हैं, प्लस का। ठीक है, और अगर हमें यह दिखाना हो कि कितने प्रोडक्ट बने हैं, जैसे कि एक AB ने रिएक्ट करा और क्या बना, C+D बना। ठीक है, C+D बना, यानी कि जो CD है उसके बीच में ये दो प्रोडक्ट बने, उसके बीच में भी हम प्लस का साइन लगाते हैं कि हमारे दो प्रोडक्ट बने। अब एक बेसिक सी बात, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है हम उसकी तरफ एरो का फेस रखते हैं कि हम दिखाते हैं कि यहां पे रिएक्शन हुई और हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, जैसे यहां पे दे रखा है कि जो रिएक्टेंट है वो क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बहुत प्यारी एक्टिविटी है एनसीईआरटी की, एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखो, इसके अंदर हमें क्या दिखा रखा है, इसके अंदर हमें यह बता रखा है कि जो मैग्नीशियम रिबन है, एक रिबन आता है, रिबन वो देखे होंगे ना तुमने, पीले, पिंक, ब्लू, ऐसे ऐसे रिबन देखे होंगे। हमारी जो साइंस है उसके लिए रिबन होता है मैग्नीशियम रिबन, आयरन रिबन, ऐसे रिबन होते हैं। मैग्नीशियम रिबन मेटल से बना होता है, जो आपको ये दिख रहा है ना,
ऐसा बना होता है ये मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, समझे। और इसे हम होल्ड करते हैं बंसन बर्नर के पास। बंसन बर्नर क्या होता है? बंसन बर्नर हमारी लैब्स में यूज होता है ताकि हम फायर दे सकें किसी भी रिएक्टेंट को, ठीक है। तो हम इसे टोंग से होल्ड करके बंसन बर्नर से इसे आग देते हैं मैग्नीशियम रिबन को, और जब इसे आग दी जाती है तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ है? ये जो आपको व्हाइट कलर का पाउडर दिख रहा है ना ये वॉच ग्लास में, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और इस एक्टिविटी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जो मैग्नीशियम रिबन है उसके मतलब उसे हम बर्न करने से पहले किससे साफ करते हैं? सैंड पेपर की मदद से साफ करते हैं। और जो सैंड पेपर, अब वो पूछेगा कि क्यों साफ करते हैं, मुझे ये बताओ, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन अगर हमें इसे देनी हो तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि देखो, ये मानो तुम्हारी मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, ये आपकी mg वाली रिबन है, और इसके ऊपर ना देखो, जब ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में है ही, अब जब ऑक्सीजन यहां पे रिएक्ट हो रही है तो क्या यहां पे रिएक्ट नहीं हो सकती? अब ऑक्सीजन यहां पे रिएक्ट हुई, रिएक्ट होने के बाद क्या करती है वो? ऑक्सीजन अपनी लेयर बना देती है MgO की मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। अब ये रिबन क्या करती है? ये रिबन प्रिवेंट करती है मैग्नीशियम रिबन को फ्रॉम, अरे क्या हो रहा है यार, मैग्नीशियम रिबन को फ्रॉम बर्निंग, ठीक है, बर्निंग से प्रिवेंट करती है मैग्नीशियम रिबन को। इसका मतलब क्या है कि उसमें आग नहीं लगने देती। इसलिए हम हमेशा मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से अच्छे से घिसते हैं ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो उतर जाए और हमारे पास क्या बचे? खाली मैग्नीशियम रिबन बचे, जिससे हमारी जो बर्निंग है वो क्या हो जाए? इजी हो जाए, हम आसानी से इसको बर्न कर पाएं और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमें ये तो पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बट हमें ये कैसे पता चलेगा भाई साहब कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? उसके भी तो कुछ साइन होते होंगे, तो वही हम पढ़ने वाले हैं, साइंस दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, ठीक है। सबसे पहला साइन क्या होता है? सबसे पहला साइन होता है कि जो कलर है, देखो जो रिएक्टेंट है उसका कलर और प्रोडक्ट का कलर अलग अलग हो जाए, यानी कि उनके कलर में चेंज आ जाए, या फिर टेम्परेचर में चेंज आ जाए। अब टेम्परेचर में चेंज आ जाए, जैसे कि मानो ये मेरे हाथ में एक बीकर है, बीकर के अंदर एक क्या है? सॉल्यूशन है। अब मैंने उसके अंदर दूसरा सॉल्यूशन डाला और बीकर का जो वो क्या बोलते हैं सरफेस, वो गर्म हो गया, यानी कि जो सॉल्यूशन हमने डाला उसने टेम्परेचर में क्या लाया? चेंज ला दिया टेम्परेचर में, या फिर ठंडा हो गया। अब ठंडा होना हम आगे पढ़ेंगे किसका होता है? BaCl2 की वजह से होता है, बैरियम क्लोराइड, ठीक है। इसका एग्जांपल आगे लेंगे हम, ठीक है। या तो ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए बीकर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अब देखो, या फिर गैस निकले कोई, ठीक है, कोई भी गैस निकल जाए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं गैस के, ठीक है, हम सारों के एग्जाम्पल देखने वाले हैं। फिर आगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखो बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि भाई साहब प्रेसिपिटेट होता क्या है? हमने बहुत बार सुना कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, बट बेसिकली जो प्रेसिपिटेट है वो होता क्या है, हमें ये बताओ। जो प्रेसिपिटेट है, अब देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मानो आपका कोई बीकर है, ठीक है, अब इसके अंदर कोई सॉल्यूशन पड़ा है, सॉल्यूशन है, ठीक है, कंफर्म है पड़ा है। अब इसके अंदर आपने कुछ और सॉल्यूशन ऊपर से डाल दिया, ठीक है। अब जब आपने सॉल्यूशन डाला ना, तो इसके अंदर क्या एक तो बचा नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है, और एक आता है बाय प्रोडक्ट। अब ये जो बाय प्रोडक्ट होता है ना, ये कभी कभी सॉलिड फॉर्म में आएगा, या तो मेन प्रोडक्ट भी हो सकता है। सॉलिड मेन प्रोडक्ट हुआ तो
तब भी वो नीचे बैठेगा, और अगर बाय प्रोडक्ट है तब भी वो नीचे ही बैठेगा। और अगर ये सॉलिड वाला पार्ट नीचे बैठा, मानो ये सॉलिड वाला पार्ट नीचे बैठ गया, जैसे कि ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये मानो ये सॉलिड वाला है, और जो येलो वाला है वो है क्या, लिक्विड वाला। ठीक है, तो ये नीचे बैठ चुका है। अब इसे हम क्या नाम दे देते हैं केमिस्ट्री में, प्रेसिपिटेट का नाम दे देते हैं, या फिर हम उसे, इसका घर का नाम क्या होता है, पीपीटी होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम होगा चिंकू मिंकू, ऐसे इसका नाम हम क्या बोल देते हैं, इसे हम पीपीटी बोल देते हैं। आगे बढ़े, अगला क्या है, चेंज इन स्टेट। अब वही H2O2 वाला एग्जाम्पल, स्टेट में चेंज आ गया। ये क्या था, गैस, गैस लिक्विड, स्टेट चेंज हुई यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई। एग्जाम्पल क्या है केमिकल रिएक्शन का, रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जामिनर खुश हो जाता है ये एग्जाम्पल सुने, भाई बोला भी नहीं जा रहा। ठीक है, एग्जामिनर खुश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ गए, बस इतना देखो। अब देखो बात आई केमिकल इक्वेशन की। जी भैया हमने केमिकल रिएक्शन की तो बहुत अच्छे से बात कर ली, अब हमें बताओ आप केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होता, बेसिकली केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब देखो, जो केमिकल इक्वेशन है इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि कहना क्या चाहते हो भैया आप, हमें ये बताओ आप कहना क्या चाहते हो। तो देखो, हमने एग्जाम्पल लिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का, ठीक है, जिससे हमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर मैंने आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाई थी, Mg प्लस O2 गोज टू 2MgO, लिखी थी, याद है सबको। तो ये जो मैंने वर्ड फॉर्म में लिखा ना, ये क्या है, ये है केमिकल रिएक्शन। और जो मैंने ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, Mg क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीशियम, जो मैंने ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। समझ में आया। अब देखो यहां पे एग्जांपल है, जिंक HCl गिव्स अस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखो यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल आ गया आपके पास, कि जो गैस है हाइड्रोजन गैस वो क्या हुई, इवोल्यूट हुई। ठीक है, समझे आप। अब देखो यहां पे आ गई बात बैलेंसिंग की। अब आप पूछोगे भैया बैलेंस करने की जरूरत क्या है। देखो बैलेंसिंग बहुत आसान होती है, बैलेंसिंग के स्टेप्स हैं आगे हम पढ़ेंगे, बट सबसे पहले बात कर लेते हैं बैलेंसिंग जरूरी क्यों है, बैलेंसिंग क्यों करनी चाहिए। अब देखो हमारी ना साइंस मानती नहीं एक चीज, हमारी साइंस हमेशा साइंटिस्ट्स की बात मानती है। ठीक है, और एक ऐसे ही साइंटिस्ट की बात हमने 9वीं में करी। उस साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था। ठीक है, अब ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ बताता है कि ना ही तो एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और ना ही किसी केमिकल रिएक्शन में एक कोई एटम्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, ये बात बताई थी। और इसी चीज को फॉलो करते हुए, इसी चीज को फॉलो करने के लिए हमने किसका कॉन्सेप्ट लिया, बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट लिया। क्यों लिया, क्योंकि देखो अब यहां पे जो जिंक है वो तो सिंगल सिंगल ही है हमेशा, ठीक है, हम सब की तरह। और जो HC, जैसे यहां पे हमने Cl देखे, यहाँ Cl के एटम 2 हैं और यहाँ Cl के एटम एक ही है, यहाँ पे Cl का एटम। ठीक है, यहाँ पे H के एटम 2 हैं, यहाँ पे H का एक ही एटम है। तो हमें यहां से क्या दिखा कि भाई रिएक्टेंट साइड में तो एटम थे नहीं, फिर प्रोडक्ट साइड में कहां से आ गए, प्रोडक्ट साइड कैसे एटम ज्यादा ले रखी, एटम उसके पास ज्यादा हैं, तो हमने क्या कर दी, इसकी बैलेंसिंग कर दी। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल
कंपाउंड के स्टार्टिंग में किसी भी नेचुरल नंबर को जोड़ दो, मतलब जिससे हमारी बैलेंसिंग कंप्लीट हो रही हो, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर को जोड़ दो जिससे हमारी बैलेंसिंग कंप्लीट हो रही हो, तो उससे क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं इसके पूरे कंप्लीट फंडे पे कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं एक इक्वेशन या एक रिएक्शन को बैलेंस करने के। देखो हमने एग्जांपल यहां पे लिया Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया। अब सबसे पहला स्टेप जो यहां पे स्टेप लिखे हुए हैं उनमें सबसे पहला स्टेप पढ़ो। सबसे पहला स्टेप है राइट द स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन। अब देखो स्केलेटल इक्वेशन कौन सी होती है, सबसे पहले ये समझो। स्केलेटल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो अनबैलेंस्ड होती है। ठीक है, जिसमें जो अनबैलेंस्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं होते, और बैलेंस्ड में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होते हैं। तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या होता है, स्केलेटल इक्वेशन या फिर स्केलेटल रिएक्शन। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसने क्या दिया, काउंट एटम्स ऑन बोथ साइड। अब एटम काउंट कर लो भैया बोथ साइड। एक एटम है Fe का, ऐसी टेबल बना लो Fe HO। ठीक है, अब देखो यहां पे कितना है, एक रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड कितना है, प्रोडक्ट साइड है 3। अनबैलेंस H2, H के कितने हैं, 2, उधर साइड भी 2, ये बैलेंस है। O का कितना है, इधर 1, उधर कितने हैं, 4। पूरी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, हमें पता चल गया, हमने एटम काउंट कर लिए। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ गए, देखो कभी भी पीछे तो रहना नहीं चाहिए, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो हम भी आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट, बैलेंस मेटल्स फर्स्ट। अब मेटल कौन है इसमें, आयरन मेटल है। तो अब आयरन को बैलेंस करने के लिए हम इस आयरन या फिर इस कंपाउंड के आगे नेचुरल नंबर लगाएंगे। अब ज्यादा किधर तरफ है, ज्यादा प्रोडक्ट साइड की तरफ है, यानी कि ऐड किस तरफ होगा, रिएक्टेंट साइड की तरफ ऐड होगा, यानी कि हम यहाँ 3 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे, तो एटम इक्वल हो जाएंगे। अब अगला पॉइंट, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो यहां पे तो बराबर है, इसे अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो। फिर बात आ गई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 1 है, यहां 4 है, तो यानी कि ज्यादा किधर है, इधर, यानी कि रिएक्टेंट साइड में नेचुरल नंबर ऐड होगा, तो यानी कि हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन 4 चाहिए। पर अब भी ये इक्वेशन अनबैलेंस रह गई, क्यों, हाइड्रोजन इधर ज्यादा हो गए, प्रोडक्ट साइड में कम हो गए। अब जिधर साइड ज्यादा है उधर तो ऐड करोगे नहीं, पागल तो हो नहीं तुम, यानी कि प्रोडक्ट साइड में ऐड करेंगे तो कितने चाहिए हमें, 2 और 4 8 चाहिए। तो हम यहां पे अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दे क्या होगा, 8 एटम। तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई, और सेम इक्वेशन हमने यहां पे भी लिख रखी है। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अब आ गई आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके अंदर एक गायब है जिसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखो सबसे पहली रिएक्शन, ये 5 रिएक्शन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी आप। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक बहुत प्यारी सी रिएक्शन होती है जब 2 चीजों का संबंध आपस में हो, संबंध बढ़े और हमें प्रोडक्ट मिले एक। ठीक है, यानी कि एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में संबंध बढ़े, हमने इन्हें कंबाइन कर दिया, और इनका जो प्रोडक्ट आया वो कैसा आया,
सिंगल प्रोडक्ट आया। ठीक है, समझे? समझे ना? एक ये रिएक्टेंट, एक ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एक आया। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें और प्रोडक्ट एक आए तो उसे हम क्या बोल देते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपके एग्जाम्पल हो गए, या फिर आप इसके अंदर एग्जाम्पल MgO वाला भी दे सकते हो, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां पे इसने क्विक लाइम और वाटर का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को ही बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगली रिएक्शन है जी आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हर बार क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? एक ही रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट कंपाउंड होगा, उसके अंदर आप एनर्जी पास करवाओगे। ठीक है, एनर्जी पास हो रही है, पास हो रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और उसे तुम तोड़ दो सिंपलर सब्सटेंसेस में, ब्रेक डाउन कर दो उसे सिंपलर फॉर्म में, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोला मैंने? जब तुम एक रिएक्टेंट के ऊपर, यानी कि एक रिएक्टेंट में से एनर्जी पास करवाओ और उसे ब्रेक डाउन कर दो इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहां एग्जांपल दे रखा है CaCO3 का, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उसमें से हम हीट पास कराते हैं ना, तो क्या मिलता है हमें? क्विक लाइम प्लस CO2 मिलता है, और ये बैलेंस है पहले से ही। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब आप कहोगे यार भैया बड़े हेक्टिक चीज है, पहले तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ो, फिर उन केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ो। पर पढ़ने तो पड़ेंगे, CBSE के नंबरों का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इन तीनों को अच्छे से समझते हैं, ये तीनों हमें क्या समझाना चाह रहे हैं ये समझते हैं। तीन होते हैं, एक होता है आपका थर्मल, एक इलेक्ट्रोलिटिक, और एक फोटोलिटिक या फिर फोटोकेमिकल। ठीक है, ये तीन तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। थर्मल में क्या पास होगी? हम पास करवाते हैं हमेशा हीट। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। और फोटोलिटिक में सनलाइट की मदद से रिएक्शन होती है। ठीक है, ये है बस मेन पॉइंट। बाकी तो हमें पता है रिएक्टेंट एक होगा और प्रोडक्ट बाय बहुत सारे होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। देखो, जो इंपॉर्टेंट है, थर्मल में 4 हैं, इलेक्ट्रोलिटिक में 2 हैं, और आपके फोटोलिटिक में भी 2 हैं। जो मेन है, थर्मल में 4 कौन कौन से? सबसे पहली बात कर लो आप लेड नाइट्रेट की, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, दूसरी बात कर लो आप CaCO3 की। तीसरी बात कर लो आप फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट की। चौथी बात कर लो आप कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट की। अब देखो, PbNO3 होल ट्वाइस में क्या होता है? जब हम इसमें हीट पास करवाते हैं ना, तो हमें क्या क्या मिलता है? एक तो मिलता है PbO। ठीक है, PbO मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा आपको? NO2 मिलेगी, प्लस O2 मिलेगी। अब जो NO2 होती है ना, वो किस कलर की होती है? ये ब्राउन कलर की क्या होती है? फ्यूम्स होती हैं, ब्राउन फ्यूम्स होती हैं जो निकलती हैं वाइल रिएक्टिंग। ठीक है, CaCO3 हमने पढ़ ही लिया, जब हम इसे हीट करते तो हमें क्या क्या मिलता है? ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, FeSO4.7H2O की बात कर लेते हैं हम। इसे हम क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, या फिर इसे बोला जाता है ग्रीन विट्रियोल। अब ग्रीन विट्रियोल का क्या मतलब है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो कलर होता है ना, इसके क्रिस्टल्स का, वो होता है ग्रीन। और ये जो 7H2O इसमें है, इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन, यही इसको कलर देते हैं। अब ये दो तरीकों में, ये मतलब दो बार में रिएक्शन होती है, इसकी डिकम्पोजिशन होती है। एक बार तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाएंगे इसमें से, फिर दूसरी बार में ये टूटेगा फेरस सल्फेट। ठीक है, हम एक साथ ही कर देते हैं। क्या मिलेगा हमें? Fe2O3 मिलेगी, SO2 मिलेगी, SO3 मिलेगी, प्लस हमने एक साथ कर दी दोनों रिएक्शन तो 7H2O भी हम लिख देते हैं। ठीक है, ये मिलेगा। अब जो ये दोनों गैस होती है ना, ये कैसा स्मेल करती हैं? रॉटन एग लाइक स्मेल करती हैं। ठीक है, ये समझने वाली बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलेगा? आगे बढ़ने पे सबको सक्सेस मिलती है। अब हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसे हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, क्योंकि ये कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। और जब ये इसके अंदर से हीट निकाली जाती है, हीट दी जाती है इसको, तो ये क्या देता है? CuO प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस 5H2O। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो, अब थर्मल ये चार इंपॉर्टेंट थी। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलेगा? देखो, आगे हमने तीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करी। अब अगली कौन सी है? अरे यार, ये मैं क्या कर रहा हूं? अगली है जी आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके अंदर दो एग्जाम्पल हैं। एक तो आपका NaCl या फिर आप बोल लो ब्राइन वाटर। ठीक है, दूसरा आपका वाटर। अब इलेक्ट्रोलिसिस में पूरी तो करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ रखी है। दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ये एक कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर आपका पानी पड़ा है। ठीक है, ये कैथोड हो गई। कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है? कैथोड होती है नेगेटिवली चार्ज, और ये आपकी एनोड हो गई, ये कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज। अब जो H2 है और O2 है, यानी कि जो हाइड्रोजन है, वो किसकी तरफ जाएगी? नेगेटिव की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ लिबरेट होने लगती है, और ऑक्सीजन एनोड की तरफ। हमें मतलब बेसिकली क्या मिला कि जो कैथोड की तरफ जाती है वो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है, और जो एनोड की तरफ जाती है वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। अब NaCl सेम ही है, क्योंकि Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां पे भी हम सेम इलेक्ट्रोड डाल देंगे, ये बैटरी डाल देंगे, ये इसके अंदर पड़ा होगा NaCl। अब ये क्या है आपका? ये है आपका कैथोड, और ये है आपका एनोड। कैथोड क्या होगा? नेगेटिव, एनोड क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, यानी कि एनोड पे क्या होगा? Cl नेगेटिव, और कैथोड की तरफ क्या होगा? Na पॉजिटिव। समझ में आया? यानी कि कैथोड पे क्या आएगा? Na आएगा, और एनोड पे क्या आएगा? Cl आएगा। समझ में आई इलेक्ट्रोलिटिक? आगे बढ़े? पक्का? चलो फोटोलिटिक पे आ जाते हैं। फोटोलिटिक पे आ जाते हैं। अब फोटोलिटिक में भी दो एग्जाम्पल हैं, एक AgBr, एक AgCl। अब ये किस लिए करी जाती है? ताकि हम सिल्वर को सेपरेट कर सकें Cl और Br में से। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, AgBr को जब हम सनलाइट में रखते हैं ना, तो क्या होता है? Ag अलग हो जाता है और Br अलग हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया इतना? ठीक है, और सिमिलरली AgCl में होता है, जब हम इसे सनलाइट में रखते हैं तो Ag अलग हो जाता है, Cl उड़ जाती है, और Br भी उसमें से उड़ जाती है। ये होती है आपकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ना ही जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ चुकी है दोस्तों। अब जैसे चलो वो एग्जांपल नहीं देते, ज्यादा हो जाएगा। अ रिएक्शन विच वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। अब देखो, ये आप हो,
आप अपने दोस्त से ज्यादा स्मार्ट हो। अब आपके दोस्त के पास, समझ जाओ, ठीक है, एक परी है। अब आपका, ये मानो परी है, ये आपका मित्र है और ये आप हो, ठीक है। अब जो परी है उसे आपके मित्र को छोड़ के आप पसंद आ रहे हो, तो यानी कि वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, या फिर आप क्या करोगे, आप अपने मित्र को हटाओगे। परी के पास से हटाया आपने, यानी कि मित्र क्या हो गया, अलग हो गया, और आपका क्या बन गया, ये आप हो गए और ये परी हो गई। यानी कि आप अपने मित्र से ज्यादा रिएक्टिव थे, मित्र से ज्यादा रिएक्टिव थे, इसका मतलब आपने उसे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसा ही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आयरन है, अब इसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक मेटल होता है, कंपाउंड नहीं होता, और दूसरा रिएक्टेंट कंपाउंड होता है। एक रिएक्टेंट खाली मेटल होता है और दूसरा कंपाउंड होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। तो एक आपके पास मेटल है आयरन नाम का, और आपके पास कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। अब अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा, चल बे निकल, यहां मेरी जगह है, ठीक है, हटा दिया। आयरन ने क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया, और जो कॉपर है वो अलग हो गया, कॉपर निकल गया, ठीक है। यही सेम चीज अब आयरन ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, ठीक है। अब देखो, अब इस भैया यार, हमने पढ़ तो लिया, बट अब आप ये बताओ रिएक्टिविटी सीरीज को याद कैसे करें। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, एक एक मतलब ट्रिक क्या कह सकते हैं। कालू नाम का माली, आलू जरा फीके नहीं, सोना पकाता है क्यों, ठीक है, ये है। अब के से आने कालू, एन से नाम, सी ए से का, माली, आलू जरा फीके नहीं, सोना पकाता है क्यों, ठीक है। ये है रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की ट्रिक, याद कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है, ये है आपके रिएक्टिविटी सीरीज। अब अगली रिएक्शन पे आ जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट कंपाउंड होता है और दूसरा भी रिएक्टेंट कंपाउंड ही होता है, यानी कि हेर फेर चलती है, ठीक है, मैं तुझे ये दे देता हूं, तुम मुझे ये दे दे, ऐसे काम होता है, ठीक है। अब यहां पे आपका वही एग्जांपल आ गया, चेंज इन टेम्परेचर वाला, ठीक है, जिसमें बीकर का जो वो है टेम्परेचर वो घटेगा, यानी कि बीकर ठंडा होगा। कौन सा एग्जांपल है, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड। अब इसके अंदर जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं ना, तो ये बनता है बैरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट हमें पता चल गया, लेफ्ट सब्सटेंस। ये क्या होता है, एक व्हाइट, घर का नाम पीपीटी, व्हाइट पीपीटी होती है, ठीक है। और Na इसे डिस्प्लेस कर देता है Cl से, तो NaCl बन जाता है और BaSO4 बन जाता है। और ये जो व्हाइट पीपीटी होती है ना, जब ये रिएक्शन होती है तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, घटता है। 10th के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है चेंज इन टेम्परेचर वाले टॉपिक का, ठीक है। इसके अंदर इसकी वो देख लो, बुक की लिखी हुई, अ रिएक्शन डेफिनेशन, अ रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म
न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, एक्सचेंज करेंगे आयंस को ताकि नए कंपाउंड्स फॉर्म हो सके। अगला रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, जब मैं छोटा बच्चा था, ठीक है, तो मुझे क्या लगता था, जो रिडॉक्स है ना वो किसी साइंटिस्ट का नाम है। जैसे कि हमारे बाबा ओम क्या थे, उन्होंने रेजिस्टेंस, मतलब उनके नाम पे रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो रखी गई थी, जिसे हम कुछ ऐसे बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं ओम। ठीक है, वैसे ही मुझे लगता था ये किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, किसी साइंटिस्ट का सरनेम होगा रिडॉक्स। पर अब जब मैं 10वीं में आया ना, जब मेरी किस्मत फूटी, तो मुझे पता चला कि जो रिडॉक्स होता है ना उसका क्या मतलब होता है, RED और OX, ये दोनों अलग अलग होते हैं। रेड का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ रेड डिनोट करता है रिडक्शन को और ऑक्स डिनोट करता है ऑक्सीडेशन को। बहुत से बच्चे भी अब भी यही सोचते होंगे, बट दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ रिडॉक्स। रिडॉक्स रिडक्शन लिख दिया मैंने, रिडॉक्स रिएक्शन लिखना था। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन का कैसे पता चलता है और रिडक्शन का कैसे पता चलता है कि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसके साथ हो रही है और रिडक्शन किसके साथ हो रही है। अब देखो, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिडक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो होती है ऑक्सीडेशन, और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तब होती है रिडक्शन। यहां एग्जाम्पल है, जैसे यहां कॉपर है, इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ा, यानी कि कॉपर के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, तो कॉपर क्या हुआ, कॉपर का हुआ ऑक्सीडेशन। और O2 में से ऑक्सीजन बाहर गई, यानी कि O2 का क्या हुआ, रिडक्शन। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। कॉपर ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन है वो H2 के पास गई, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और H2 में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब देखो, एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज बताता हूं आपको, अगर आप अच्छे से समझोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। हमें यह पता चल गया ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है, हम हर रिएक्शन में निकाल सकते हैं। अब देखो, पता चल गया कि ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है। ठीक है, अब एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज आ रही है, दो चीजें होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन हुआ है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जिसका रिडक्शन हुआ है। ये एक कंफ्यूजिंग चीज थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बाकी तो सब बढ़िया है। ठीक है, लपेट देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, इनको अच्छे से करने का क्या होता है फंडा, ये दो चीजें लिख दी आपने। अब एक्स के अंदर क्या आ रहा है, एग्जिट, एग्जिट पढ़ा है ना, वो एग्जिट में भी है और एक्सो में भी है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जो हीट है वो बाहर निकलेगी, हीट विल रिलीज, और इसी का उल्टा एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट विल एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी, और एक्सोथर्मिक यानी कि एक्सोथर्मिक में हीट
रिलीज होगी। एग्जाम्पल हमने लिया CH4 प्लस O2। जब भी मीथेन ऑक्सीजन या फिर कोई भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है जिसमें से हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है बाहर। ठीक है, कोई भी कार्बन कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या है, CaCO3। देखो CaCO हमने पढ़ा था ना, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, याद हो किसी को? तो हमने पढ़ा था कि जब कार्बन वो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करा जाता है उसे तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, प्लस क्या निकालता है, CO2। और इसे मतलब हम हीट कर रहे हैं, यानी कि इसे हम एनर्जी दे रहे हैं, तो इसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब आगे दो सब मेन टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहला कोरोजन, दूसरा रेंसिडिटी। अब कोरोजन का क्या मतलब होता है, कोरोजन होता है स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स। ढंग से सुनना या फिर यहां पढ़ लो, कोरोजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, धीरे धीरे मेटल्स का डिस्ट्रॉय होना ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस विद एयर और मॉइस्चर। मॉइस्चर या एयर के साथ जब भी मेटल का रिएक्शन हो और वो स्लोली डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रक्शन होती चली जाए उनकी स्लोली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, जिससे कि मेटल खराब हो जाता है, उसकी शाइनिंग उतर जाती है। ठीक है, तो इसका एक बहुत बेहतर, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल होता है रस्टिंग। अब देखो जो रस्ट है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। रस्ट क्या होती है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होती है। यहां पे आयरन, ऑक्सीजन और XH2O, यहां X क्यों लिखा है अभी बताता हूं, पहले इसे समझ लो। XH2O जब रिएक्ट हो, यानी कि पानी, हवा में से ऑक्सीजन और आयरन जब रिएक्ट हो तो ये बनाते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसका घर का नाम क्या है, रस्ट या फिर जर। ठीक है, ये x यहां इसलिए है क्योंकि यहां पे हम x की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके प्रिवेंशन के पॉइंट्स होते हैं, या तो गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, या फिर मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे पहले जिंक की लेयर खराब होती है, जिंक की लेयर के साथ रिएक्शन होता है, फिर जाके कहीं अंदर वाली लेयर के साथ रिएक्शन होता है, इससे बचा रहता है। फिर आ गई पेंटिंग। पेंटिंग पे मॉइस्चर टिकता नहीं या एयर नहीं टिकती, तो इस वजह से बच जाती है। ठीक है, और भी प्रोसेस होते हैं प्रिवेंशन के, पेंटिंग कर लो, ऑयलिंग कर लो। ठीक है, ऑयल क्या करेगा, पानी आएगा तो पानी उतर जाएगा, लगेगा नहीं। ठीक है, ये प्रिवेंशन के पॉइंट्स होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं रेंसिडिटी। अब देखो, जब हमने बहुत बार देखा होगा हमारे जो चिप्स के पैकेट हैं वो सील जाते हैं। क्यों सील जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब जो चिप्स हैं उनके अंदर ऑयल होते हैं, ऑयल और फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, ऑयल फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फूड के, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे कि बुरी सुगंध आती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। यानी कि रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड विच कॉजेज बैड स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, जब आपका खाना खराब हो जाए ऑक्सीडेशन की मदद से। और इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिवेंशन के क्या मेथड होते हैं, या तो आपने एयर टाइट कंटेनर्स देखे होंगे ताकि एयर ना लगे, तो हमें फूड उनके अंदर स्टोर करना चाहिए, या फिर फ्रिज में रख दो, फ्रिज खोलो, फ्रिज में डाल दो। फ्रिज भी मौसम ठंडा रखता है अपने अंदर का, जिस वजह से मॉइस्चर यानी कि पानी नहीं टिक पाता और बचा रहता है खाना।
एंटीऑक्सीडेंट यूज करो, जैसे कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन। ठीक है, ये सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है फूड को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए, रेंसिड होने से प्रिवेंट करने के लिए। नाइट्रोजन गैस की पैकिंग करो। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने नाइट्रोजन गैस की पैकिंग ना करके कार्बन डाइऑक्साइड से पैकिंग कर दी, तो बताओ क्या अंतर है। तो आपको बस उसके अंदर क्या लिखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फूड को जल्दी खराब कर देगी, बहुत जल्दी खराब कर देगी, बिल्कुल नहीं टिक पाएगा खाना। ठीक है, ये है, तो इसलिए हम हमेशा नाइट्रोजन गैस से ही पैकिंग करते हैं हर एक फूड आइटम की। चिप्स के पैकेट के अंदर भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ये बात हमेशा याद रखना। तो बस आज का पार्ट यहीं खत्म हो रहा है, चैप्टर हमने समाप्त कर दिया है। बस इस वीडियो के बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, एक्स्ट्रा भी मिलेगा, एग्जाम्पल मिल जाएंगे और भी। ठीक है, और वो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पेपर मेकर्स होते हैं, सीबीएसई होती है, वो कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकती है, एनसीईआरटी के एक छोटे से कोने से भी। तो कोना भी मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ छूट जाते हैं बहुत बार। आप मत छोड़ना, अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन रखना और फिर आखिरी में फोड़ के आना। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।